मैं प्रीतेश कुमार माँ शारदी कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग ऐसे 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जिक्र करेंगे जो बार बार बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अतः इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाएं और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अगर हम लोग बात करें तो उत्तल दर्पण ये होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो वो क्या होता है? ऋणात्मक। चाहे लेंस हो या दर्पण, उत्तल का हमेशा क्या होता है? धनात्मक, और अवतल का हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। तो क्वेश्चन है किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आपका आंसर राइट होगा अवतल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो अगर बात करें कि फोकस दूरी एफ बराबर जो होता है आर बाई क्या होता है? 2। हम लोग ये प्रूव्ड भी करते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2, यानी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आपका इसके हिसाब से आंसर जो है वो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर। एफ बराबर आर बाई 2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो अस्पष्ट दर्शन के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सब 25 ऑप्शन है, लेकिन आपका आंसर देखिए ध्यान से देखना कि ये 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यही बोलता दूर बिंदु, तो दूर बिंदु आपके लिए कितना होता है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश में है ना, श्वेत प्रकाश में किस वर्ण का सबसे कम झुकाव होता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकता है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरते हैं तो ये 7 रंग बिखर जाते हैं। इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो सबसे अधिक झुकाव जो होता है वो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। ठीक है, और सबसे कम झुकाव किस रंग का होता है? लाल, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है किसका सबसे कम झुकाव होता है, तो किसका सबसे कम झुकाव होता है? तो लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रेटिना पर बनाई गई छवि होती है। तो मानव रेटिना पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वो जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। कभी भी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता है, वास्तविक, उल्टा और कैसा? छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो आपको पता होगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन जो हमारे वायुमंडल के द्वारा होता है वो किस रंग का होता है? नीले रंगों का। सबसे अधिक प्रकीर्णन हमारे वायुमंडल के द्वारा ब्लू रंग होता है, नीले रंगों का। इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है ना। नीला दिखाई देने के कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारे स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो एक एक करके हम सभी दर्पण के बारे में जिक्र करते हैं। हम लोग डेली समतल दर्पण देखते हैं। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बराबर बनता है। जितना सा का आदमी रहता है, मुंह रहता है, उसका उतना सा का ही बनता है, यानी बराबर बनता है। अगर उत्तल का बात करें, जो मोटरसाइकिल के आईना में रहता है, उसमें हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? एकदम छोटा। उसके बाद अगर बात करें कि अवतल ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें हमको बड़ा प्रतिबिंब मिल सकता है, क्योंकि समतल में तो हमेशा बराबर, उत्तल में हमेशा छोटा, और अवतल में जो होता है वो छोटा, बड़ा, बराबर सब तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए हम लोग तीनों प्रकार के दृष्टि दोषों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष पर चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? अवतल। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल, और जरा दृष्टि दोष में कौन सा लगता है? बाई फोकल, यानी उत्तल और अवतल दोनों तरह के लेंस का प्रयोग होता है। तो निकट में अवतल, दूर में उत्तल, और जरा में बाइफोकल। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा? निकट दृष्टि दोष। तो कौन सा होगा? अवतल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ये किससे विद्युत धारा मापते हैं? तो हमारा आंसर होना चाहिए ए मीटर, लेकिन ए मीटर ऑप्शन में तो है नहीं, क्योंकि ए मीटर से ही विद्युत धारा को मापते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता को। तो एक और उपकरण होता है गैल्वेनोमीटर, इससे अल्प धारा मापी जाती है। तो ऑप्शन है ए नंबर में गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? अल्प धारा। तो बोल ही रहा है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाएगा, तो कौन सा? गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम क्या है? तो देखिए आप लोग विद्युत धारा का जब चुंबकीय प्रभाव पढ़िएगा उसमें एक नियम आता है मैक्सवेल का
दक्षिणाहस्त नियम। तो उससे क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें अंगूठा को धारा की दिशा में रखते हैं तो अनुंगुलीय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। इसको कहते हैं दक्षिणा हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये मैक्सवेल ने दिया था। किसने? मैक्सवेल ने, याद रखना ना। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो इस पर अगर जिक्र करें तो ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। कूलम किसका होता है? आवेश का। और विभवांतर किसका? विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो सबके एक प्रॉपर नोट्स बना करके इसको लिख लेना। ओम किसका बोले? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। कूलम किसका है? आवेश का। और विभवांतर का क्या है? वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ठीक है, तो अगर समूहन का बात करें, प्रतिरोध का समूहन दो प्रकार से होते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो RS बराबर होता है R1 प्लस R2, श्रेणी क्रम में यही होता है। तो इसमें चूंकि जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो बड़ा वैल्यू निकलता है, इसलिए इसमें हो जाएगा आपका निम्न में किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो किस में बढ़ेगा? तो श्रेणी क्रम में। अगर ये पूछता घटता किस में है? तब समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो कहते हैं क्या कि चुंबक के चारों ओर की वह काल्पनिक रेखाएं जिसके है ना प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताती है? दिशा। तो चुंबक के चारों ओर हमको कोई अगर चुंबक देखते हैं तो कोई रेखा दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी कल्पना करते हैं। तो ये कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है, सिर्फ इसको हम लोग कल्पना करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है? क्लास 9 में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? व्यावसायिक मात्रक होता है ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं? यूनिट, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो 3.6 × 10⁶ जूल इतना के बराबर होता है 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। नवीकरणीय उसको कहते हैं इसकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, कभी भी ख़त्म होगा नहीं, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो उसका ट्रिक याद रखिएगा। अपसारी किसको कहते हैं? अ से अपतल, अ से अपसारी। अच्छा, अपसारी क्यों कहते हैं? इसका रीज़न है कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अपवर्तन के बाद क्या करता है? फैला देता है, इसलिए इसको कहते हैं अपसारी लेंस। तो अ से अपतल, अ से अपसारी। नेक्स्ट है, कौन सा प्राथमिक वर्ण है? तो देखिए, प्राइमरी कलर जो होता है प्राथमिक वर्ण, वो किसी अन्य रंगों का मिश्रण वो प्रॉपरली उससे बना होता है। तो इसको ट्रिक के तहत याद रखते हैं। देखिए, IPL आजकल हो रहा है, तो IPL में सबसे लोगों का फेवरेट टीम क्या है? RCB, जो विराट कोहली का है ना। विराट कोहली जिससे खेलते हैं RCB, लेकिन हम लोग को RCB नहीं याद रखना, रखना है RGB। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू। तो RGB, RCB से याद रखना RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। तो इसमें लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है, तो प्रयुक्त में से सभी। ये हमारा है प्राइमरी कलर, इसी से सारा कलर मिल करके बनता है। तो याद रखना RGB। क्या याद रखना? RGB, रेड, रेड ग्रीन एंड रेड ग्रीन एंड ब्लू। ये क्या हो जाएगा बताइए? प्राइमरी कलर। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग है? तो आइरिस या परितारिका या मानव का क्या है? रंगीन भाग है। ठीक है, 1 HP कितना के बराबर होता है? 746 वाट। ये 9 में भी आप लोग पढ़ेंगे कि शक्ति का प्रचलित मात्रक होता है HP, है ना। बोलता है कितना HP का मोटर लाया, ये भी शक्ति इससे मापते हैं, हॉर्स पावर इसको कहते हैं। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग लेंस, इसे बड़ा करके देखना होता है, तो हम लोग कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो किस लेंस का? उत्तल लेंस का। किस लेंस का करते हैं? उत्तल। देखिएगा आप लोग मेडिकल वगैरह में भी उत्तल लेंस, सेंट्रल लेंस का ऐसे उत्तल लेंस रहता है, उससे MRP वगैरह दिखता है, उससे बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो मैग्नीफाइंग लेंस में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। जब किसी चालक तार से, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण क्या होता है? गतिशील कण है। तो इसमें गतिशील कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, जैसे मान के चलिए ऐसे इलेक्ट्रॉन गमन कर रही है इसमें, इधर इस डायरेक्शन में, तो बताए तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहता है? धारा। तो इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही क्या बहती है? धारा। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो होता किसका है? आवेश का होता है। किसका? याद रखना है, आवेश का। इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं हम कि देखिए होता क्या है कि एम्पियर घंटा का अगर बात करें तो ये हो गया एम्पियर, ये हो गया घंटा। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का, आई का। घंटा किसका? टाइम का।
ठीक है। तो आई इंटू टी, ये किसका फॉर्म होता है, क्यू का, आवेश का, क्यू बराबर आई इंटू टी। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। आवर किसका, तो टाइम का। और इस दोनों का जब मल्टीप्लाई करता है तो क्या निकलता है, क्यू, यानी आवेश निकलता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सा मात्रक वाट का है। तो आप लोग जानते हैं वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। तो P बराबर होता है W/T। तो W किसका मात्रक होता है, W यानी कार्य कैसे मात्रक होता है, जूल। और समय का क्या होता है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, यही वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल पर सेकंड। तो याद रखना है P = W/T। तो W का मात्रक जूल और टाइम का मात्रक क्या, सेकंड। तो जूल पर सेकंड ये किसके बराबर था, वाट के बराबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है, एम्पियर, जिसको ए द्वारा डिनोट किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का उत्तरदायी गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वैश्विक तापक्रम होता है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है। तो ये उपचयन, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कली चूना को जल में डालने पर क्या होता है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल भी किए होंगे कभी। सूखा चूना जब पानी में डालते हैं तो पानी खोलने लगता है, और उससे काफ़ी मात्रा में, जब पानी में डालते हैं सूखा चूना को तो वो खोलने लगता है, उससे काफ़ी मात्रा में क्या निकलता है, उष्मा। तो ये उष्माक्षेपी क्या है, उष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा अधिक क्रियाशील है। तो अगर क्रियाशीलता श्रेणी अगर याद किए होंगे ट्रिक के माध्यम से, तो एक हम ट्रिक बताए हैं, काबा का नामक अलजन कर फेकड़ को निशन पभ कऊ हग अग पटाऊ। तो हम लोग हाइड्रोजन के नीचे से देखते हैं, हाइड्रोजन को नीचे से अगर देखें तो काबा का नामक अलजन कर फेकड़ को निशन पभ ह, फिर उसके बाद होता है कऊ, फिर होता है हग, फिर होता है अग, फिर होता है पट, फिर औ। तो देखिए क्या होता है कि हाइड्रोजन के बाद क्रियाशील में कौन आता है, कॉपर। तो कॉपर है, फिर उससे कम थोड़ा सा कौन, मरकरी, पब ह कऊ हग अग पटऊ। तो इससे कम थोड़ा सा मरकरी, उससे कम भी चांदी, उससे कम प्लेटिनम, और सबसे कम कौन होता है, सोना। तो ऊपर पे कौन आया, कॉपर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, कॉपर। कॉपर के नीचे मरकरी, फिर उससे नीचे चांदी, फिर कौन है, प्लेटिनम, फिर तब सोना। तो ऊपर पे आता है। तो पूरा रिएक्टिविटी टेबल याद, क्योंकि इसका ऑप्शन चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना जल हम लोग किसको कहते हैं, भखरा चूना। क्या होता है, कली चूना, जिसका सूत्र आप लोग को पता होगा CaO। ये कली चूना है। भखरा चूना जिसको कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना, भखरा चूना या चूना जल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विलियन लिटमस, कोई विलियन है ना लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको ये पता होगा कि लाल को नीला कौन करता है, आप ही बताइए, लाल को नीला कौन करता है। तो क्षार, और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से क्या होता है, अधिक। तो 7 से अधिक, ये 11 भी 7 से अधिक है, 10 भी। तो A और B दोनों हो जाएगा, है ना, A और B दोनों, क्योंकि क्षार ये है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, तो 11 है और 10 है, दोनों 7 से अधिक है, इसका मतलब A और B दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं। तो इसको नोट कर लेना, एल्केन में सिंगल, एल्कीन में डबल, और एल्काइन में ट्रिपल, याद रखना है। तो इसमें कहता है एल्काइन, एल्काइन में क्या जाए, ट्रिपल। फिर से याद रखना है, एल्केन में कौन सा बंधन बनता है, कार्बन कार्बन के सिंगल, एल्कीन में डबल, और एल्काइन में क्या, ट्रिपल। तो एल्काइन में ट्रिपल बनता है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र और चीनी का, ये दो बहुत पूछता है, इसलिए याद रखना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, O6 होता है, C6H12O6। और चीनी का होता है C12H22 और O11। तो इसमें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन कौन सा, ए, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, तो चाहे सोडियम लवण बोले या पोटेशियम लवण, तो वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। पोटेशियम लवण वाला सॉफ्ट साबुन होता है, सोडियम लवण वाला हार्ड साबुन होता है, लेकिन दोनों क्या है, साबुन ही है। तो साबुन हो जाएगा पोटेशियम लवण जो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CHO क्रियाशील मूलक क्या है। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, अल्डिहाइड का। CHO किसका होता है, अल्डिहाइड का। अभी जो हम 2-4 को लिखवा रहे हैं उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले एल्कोहल का याद रखेगा, OH, कीटोन का CO, एल्कोहल का क्या बोले, OH, कीटोन का CO, ठीक है, अल्डिहाइड का CHO, ठीक है, ईथर का O, है ना, एस्टर का COOR,
फिर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, तो ये कुछ याद रख लेना, बुक में ही दिया हुआ है, इसको याद रखना, क्रियाशील मूलक, ये पूछता ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु के त्रिज्या क्या होती है। तत्वों बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है त्रिज्या। तो हम लोग वर्ग का भी बात कर लेते हैं और आवर्त का भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग क्रिया मतलब ये पीरियोडिक टेबल का बात करते हैं आवर्त सारणी का, तो उसमें जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बढ़ता है, यानी इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। वहीं आवर्त का बात करें तो धीरे धीरे परमाणु का आकार क्या होता है, घटता जाता है आवर्त में। कब, बाएं से दाएं जाने, डिक्रीजमेंट होता है। तो याद रखना है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीजमेंट और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीजमेंट होता है त्रिज्या में। तो इसमें क्या है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, तो डिक्रीजमेंट यानी घटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से तत्वों को अधात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम और फ्लोरीन है। तो अगर इसका बात करें तो ये सभी एक ही आवर्त के तत्व है। तो इसको अगर हम बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में सजाएं तो सबसे पहले क्या होगा, लिथियम। लिथियम के बाद लिथियम 3 होता है, फिर बेरिलियम होता है। बेरिलियम कितना होता है, 4। फिर बोरोन नहीं, कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, 6। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ठीक है, उसके बाद होता है फ्लोरीन का कितना, 9। तो ये क्या हो जाएगा, एक सीरियल तौर पर चल रहा है, 3 4 फिर 5 नहीं, 6 7 नहीं, फिर 8 फिर 9। तो ये क्या आ रहा है, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के क्रम में, और ये एक ही आवर्त में। तो जब भी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अधात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये बढ़ते क्रम में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए फॉलो करा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है। इसका उपयोग सौर सेल में भी किया जाता है। निम्न में से कौन सा विद्युत का धनात्मक है। तो जितने भी धातु होते हैं सब विद्युत के धनात्मक है। तो क्लोरीन तो धातु, ये कभी होगा नहीं। फास्फोरस भी नहीं होगा, कार्बन भी धातु नहीं होगा। तो सोडियम एक धातु है, सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम के बारे में बताए थे, ये सारे सभी धातु है। तो धातु विद्युतता क्या होता है, धनात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 38। 38 का क्या, सी हो जाएगा। 38 का सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध जो है वो किस प्रदेश में है। तो टिहरी बांध कहाँ है, उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया। निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा था। तो किसमें, सोडियम को। सोडियम को किसमें रखा था, केरोसिन तेल में। और एक और है पोटेशियम। ये अगर इसको केरोसिन तेल से बाहर निकालते हैं, ये अत्यंत क्रियाशील होने के कारण आग पकड़ देता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा था। अपमार्जक बनाते हैं तो सर्फ एक्सल में भी यूज किया था अपमार्जक का, शैम्पू में भी किया था, ईजी सर्फ में। तो इन उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन। अभी तुरंत हम बात कर रहे थे, सिलिकॉन एक क्या है, उपधातु है। इसका उपयोग किसमें किया था, सौर सेल बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता, खाना बनाने में नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इधर समझिए, मोदी जी हम लोग को एलपीजी देते हैं, तो एलपीजी का उपयोग भी खाना बनाने में करते हैं। देखते हैं कोयला का उपयोग भी खाना बनाने में किया जाता है। बायोगैस है ना, इसका भी उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। तीनों का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। लेकिन सीएनजी का जो है वो सिर्फ वाहनों में उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, यानी सी, ए नंबर, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता, बल्कि किसमें किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। इसका एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, C4H10। अगर बायोगैस का मुख्य घटक पूछे तो मीथेन, CH4। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इन तीनों का उपयोग क्या होता है, खाना बनाने में। एलपीजी का, कोयला का, बायोगैस का, लेकिन सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है, ना कि खाना बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि Cu+O2, इसमें कॉपर ऑक्साइड बना है। इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुटा है और ऑक्सीजन का जुटना या फिर हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ए। इनमें कौन संतुलित समीकरण नहीं है। अगर पहला समीकरण देखें, इसमें हाइड्रोजन एक है, अभिकारक इधर, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। क्लोरीन इधर भी, अभिकारक इधर भी 2 है, और प्रतिफल के इधर भी 2 है। तो ये तो सही लग रहा है, ये पी भी नहीं होना चाहिए, तो ये सही है। उसके बाद एन हो, इधर के गो है 2 गो, इधर एन के गो है 2 गो, इधर अभी प्रतिफल के इधर एन के गो है 1 गो है, इधर 1 गो है, और इधर के गो है, देखिए 2 गुना 1 2, 1 गुना 2 2, इधर 1 गो नाइट्रोजन और इधर 2 गुना 1 2 नाइट्रोजन।
तो इसमें ये क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। एक बार फिर से देख लीजिए, इधर नाइट्रोजन कितना है, 2, 1 गुना 2 2, और प्रतिफल के इधर सिर्फ 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। हम बताए थे अम्लीय का 7 से अधिक, क्षारीय का 7 से, देखिए यहाँ अम्लीय का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, क्षारीय का 7 से कम, ठीक है। और उदासीन का बिल्कुल क्या होता है, 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सारे क्या है, प्रबल अम्ल है। लेकिन अगर एसिटिक अम्ल का बात करें तो ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो पोटेशियम की परमाणु संख्या याद रखना कितना होता है, 19। कितना, 19। 18 किसका होता है, आर्गन का। कैल्शियम का कितना होता है, 20। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, या इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। याद करते हैं ना कि चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो देखिए हम अल्कोहल का अगर सामान्य सूत्र का बात करें कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का अगर सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और फिर क्या होता है, OH। तो मैथ 1, एथ 2, प्रोप 3 इस तरह से होता है। तो एथ कितना होता है, 2 कार्बन का। कार्बन अगर 2 है तो इसका हाइड्रोजन 2 दूनी 4, एक कितना जगह 5, 2 गुना से एक ज़्यादा, देखिए 2n+1 है और फिर OH। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। इसको पे अल्कोहल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एल्काइन निम्न में कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, तो ये तो एल्केन है, 2 गुना से 2 अधिक कार्बन है, 2 दूनी 4 2 6, फिर इसमें 2 गुना से 2 गुना है, 2 दूनी 4, तो ये एल्कीन है। और ये आपका क्या है, ये भी एल्केन है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो एल्काइन कौन सा ये है, क्योंकि इसमें देखिए यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही, क्योंकि इसमें 2 दूनी 4, 4 में फिर 2 घटा दिए तो कितना बचा, 2। तो ये एल्काइन का, क्योंकि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, यानी 2 गुना से 2 कम, तो 2 का 2 गुना 4, 4 में 2 घटाए 2। फिर चीनी का सूत्र अभी तुरंत इस पर जिक्र किए थे, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। एसिटिलीन देखिए, एसिटिलीन के बारे में पता होगा आपको, इस गैस का उपयोग क्या करने में किया था, वेल्डिंग करने में, ठीक है, लोहे को काटने या जोड़ने में एसिटिलीन गैस का सूत्र होता है C2H2। तो ये एल्काइन समूह का है, 2 गुना से 2 कम है, अभी तुरंत बात किए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। श्वसन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए किए जाने वाले बीज का प्रयोग। तो श्वसन के लिए हम लोग जो उपयोग में लाते हैं, बीज का प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो कौन सा है, अंकुरित बीज। किसका, अंकुरित बीज का। मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है, तो उत्सर्जन का। आपको पता है कि हमारे रक्त में जो भी नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको वृक्क यानी किडनी जो होता है वो छान कर हटाता है ना, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, जो भी वेस्टेज बाहर निकालने का काम करता है। हमारे पौधे में जाइलम निम्न में किसका परिवहन करता है, तो जो से जाइलम, जो से जल, ट्रिक बताए थे। जाइलम किसका, जल, जल यानी पानी का, और फ्लोएम पूछता तब होता भोजन का, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, जल, जो से जाइलम, जो से जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो आपको पता है कि श्वसन की क्रिया में हम लोग लेते कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो निकालते कौन सा है, तो राइट आंसर जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। फलों को पकाने में कौन सा किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन, ये एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जानकारी हासिल करता है, तो आपको पता होगा, ये देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें ये होता है साइटोन, इससे कई डेंड्राइट्स से निकले रहते हैं, ऐसे तारे की तरह, ऐसे छोटा 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 झाड़ी की तरह। तो ये डेंड्राइट से ही आम संवेदी अंगों से जुड़े रहते हैं, ये सूचनाओं को क्या करता है, जानकारी को हासिल करता है। तो आंसर होगा ए, डेंड्राइट्स, ये झाड़ी की तरह जो निकला रहता है इस एक्सॉन से, ये साइटोन से। निम्न में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, तो याद रखना एड्रीनल हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, याद रखना। देखिए ये कौन सा 61 क्वेश्चन के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। देखिए क्या है, कौन सा हार्मोन आपातकालीन हार्मोन है, तो हमारे किडनी के ऊपर
हमारे किडनी जो वृक्क है उसके ऊपर एक एड्रिनल ग्रंथि होता है, उसी से निकलता है कौन सा एड्रेनल हार्मोन। यह विषम परिस्थिति जब व्यक्ति चिंता, मानसिक तनाव या भय की स्थिति में रहता है तो ये एड्रेनल हार्मोन निकलता है और विषम परिस्थिति से निपटने में सहायक होता है, इसलिए इसको कहते हैं लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो याद रखना ये किस ग्रंथि से निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से। इनमें कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा पर नहीं है। तो देखिए उल्टी आना ये आपकी इच्छा पर नहीं है, बस में कोई सफ़र करता है चाहता है कि हम वोमिटिंग ना करें लेकिन फिर भी उससे वोमिटिंग हो जाता है, यानी ये आपकी इच्छा पर नहीं है। लार खाना, कोई खट्टा चीज़ देखता है तो नहीं चाहता भी हमारे मुंह से लार निकलने लगता है। हृदय की धड़कन ये भी हमारी इच्छा पर नहीं है, धड़केगा ही, है ना। उसके चबाना ये हमारी इच्छा पर है, जब मन होगा चबाएंगे, जब मन नहीं होगा भोजन को नहीं चबाएंगे। ये एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ये एक ऐच्छिक क्रिया है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो पता है कि मानव में जो होता है गर्भकाल कितने महीने का होता है, 9 महीने का। तो 9 महीने का मतलब होता है 9 गुना 30 की जगह अप्रॉक्स में एक महीने में 30 दिन होता है, तो 9 तिया 27, 270 दिन। तो अप्रॉक्स में कितना निकला, 270 दिन मानव के गर्भ की अवधि होती है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो 1985 में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, ईस्ट में। बडिंग को द्वारा किस में होता है, ईस्ट में। निम्न कौन सा बीमारी श्वसन अंग से है, तो ये टीबी। और टीबी जो होता है उसमें क्या होता है, फेफड़ा में बीमारी धर लेता है, फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है तो बलगम के साथ क्या निकलने लगता है, खून। तो ये भी फेफड़ा से संबंधित है, श्वसन तंत्र से। निमोनिया भी बच्चे में होता है तो फेफड़े से ही संबंधित है, तो ये दोनों श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा मांसाहारी जीवों में पाचन नहीं कर पाता है। तो आपको पता होगा कि सेल्यूलोज का जो पाचन है वो सिर्फ शाकाहारी जीवों में होता है। वो जब भी आप लोग साग वगैरह खाते हो तो उसमें है ना जाल मतलब वो रेसे टाइप से होता है, वो होता है सेल्यूलोज। उसका पाचन जो हम लोग होते हैं मांसाहारी जीव या मनुष्यों में नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो हाइपरटेंशन। जब आदमी हाइपरटेंशन का तो उच्च रक्तचाप, जब ज़्यादा हम लोग के शरीर में ब्लड प्रेशर हो जाता है, पूरा रक्त दबाव अधिक डालने लगता है तो दिमाग का नस फट जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन हेमरेज। किसके कारण होता है, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, ज़्यादा ब्लड प्रेशर के कारण होता है। निम्न में से कौन सा पादप का है ना, निम्न में कौन सा पादप का परजीवी पादप का उदाहरण, उसको कुस्कुट्टा, ये दूसरे के बनाए गए भोजन को ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या है, परजीवी पादप का उदाहरण है। हृदय में रक्त का पंप किया जाता है किसके द्वारा, तो ये नील है। जब मानव हृदय देखिएगा इसके 4 चेम्बर होते हैं, तो 4 चेम्बर में ये वाला जो चेम्बर होता है यही रक्त का क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। तो ये है आपका बायां नील, कौन सा है, बायां नील, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सिर्फ नीले दिया है तो नीले ही मार देंगे। हाइड्रा में जनन होता है किसके द्वारा, मुकुलन, बडिंग के द्वारा लैंगिक जनन होता है, याद रखना। जनन संचारित रोग है कौन सा, सेक्सुअल डिजीज़ है, तो इसमें कौन सा, सिफिलिस भी होता है, एड्स भी होता है, गोनोरिया, इनमें से सभी, है ना। ये यौन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा है, तो ये बाह्य दलपुंज होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये होता है पहला चक्र जो होता है पुष्प का, वो बाह्य दलपुंज होता है, जिसको अंकुड़ी कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है। और फिर होता है दूसरा ये दलपुंज, जो पंखुड़ी कहते हैं, जो फूल को आकर्षक दिखने में बनाता है। पुंग केसर ये पुष्प का नर जनन अंग है, और स्त्री केसर ये क्या है, मादा जनन अंग है। तो आपको 4 इससे फैक्ट है। सबसे बाहरी परत जो फूल का चक्र होता है वो क्या, बाह्य दलपुंज। फिर क्या होता है, वो जो पंखुड़ी जिसको कहते हैं वो क्या है, दलपुंज सेकेंड। और ये जो पुष्प पुंग केसर है ये नर जनन अंग है, और क्या कहते हैं, स्त्री केसर ये मादा जनन अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो देखिए ब्लड ग्रुप के उल्टा एंटीबॉडी होता है। अगर बात करें ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, तो इसमें ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा नहीं नियंत्रित करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता। तो देखिए इसमें क्या है, इन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें। देखिए ये अग्नाशय से तीनों संबंधित है, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागन, सेमेटोस्टेरिन। तो इसमें गैस्ट्रिक नहीं है, तो क्या करता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है, तो गैस्ट्रिन नहीं होगा। ठीक है, इंसुलिन भी है, ग्लूकागन भी है, सेमेटोस्टेरिन भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना। ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है, तब अगर ए दिया ऑप्शन ना, तो इसमें बोल रहा होगा क्या, कौन सी
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये अगर होगा तब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। इंसुलिन जो है हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से अगर होता तब तो गैस्ट्रिक हो जाता, लेकिन आपका आंसर ये नहीं को काट देंगे तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता, नियंत्रित करता है। अगर पादप हार्मोन कौन सा है तो पादप वृद्धि हार्मोन, तो पादप वृद्धि हार्मोन होता है ऑक्सिन, और ऑक्सिन अगर नहीं है तो ऑप्शन जिब्रेलिन हो जाएगा, ये भी वृद्धि कराने का कार्य करता है। हार्मोन स्रावित होता है, तो अगर हार्मोन बोले तो वो अंत है ना स्रावी ग्रंथि जिसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, इससे हार्मोन स्रावित होता है। वहीं अगर बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में बात करें तो एंजाइम जो होता है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि से स्रावित, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। एंजाइम बाह्य स्रावी ग्रंथि, और अगर हार्मोन कहे तो अंतः स्रावी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा ए, क्योंकि हार्मोन बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है। तो आप लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में ही है, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ियां लार ग्रंथि पाई जाती है। एक है पैरोटिड ग्रंथि, फिर सबलिंगुअल ग्रंथि, सबमैंडिबुलर ग्रंथि, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। एंड्रोजन क्या है, एक मेल हार्मोन है, लड़कों में पाया जाने वाला हार्मोन है एंड्रोजन, ठीक है, मेल हार्मोन। फिर अगर फीमेल का था तो एस्ट्रोजन होता। मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था किसने, मेंडल ने जो आनुवांशिकता पर प्रयोग किया था वो किस पौधे का चयन किया था, मटर, क्योंकि मटर का जो पौधा है वो क्या कुछ ही समय में रिप्रोडक्शन कर देता है। और याद रखना कि मेंडल को ही है ना आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, किसको, जॉन ग्रेगर मेंडल। तो मटर का अपने प्रयोग के लिए चयन किसने किया था, मेंडल ने। धन्यवाद। टोटल 80 क्वेश्चन का हम लोगों ने जिक्र किया। अगर यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर शेयर, लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी है ना और आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट करें।